हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट मेडिकल में बायोलॉजी सेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज़ द अब हेमियोपोइसिस क्या होता है? हेमियोपोइसिस, तो हेमियोपोइसिस बेसिकली जब ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जो ब्लड की फॉर्मेशन को हेमियोपोइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट इज अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। बेसिकली हमारा जो ब्लड है ये क्या आर्टरी है, तो इसके अंदर क्या है? ब्लड है। तो ये जो ब्लड है पूरा ये क्या है? इसके अंदर ब्लड है। तो इस ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा बेसिकली 55% होता है और कॉर्पसल्स जो होते हैं वो 45% होता है। और कॉर्पसल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा बेसिकली एक पेल येलो कलर का होता है। किसकी वजह से होता है उसका कलर पेल येलो? वो होता है यूरोबिलिनोजेन नामक एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से होता है। अब प्लाज्मा 55% है हमारे ब्लड में, उसमें से 90 to 90% तो उसमें क्या है? उसमें जो है 90 to 90% उसमें वाटर ही है और 8% उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब ऑर्गेनिक में क्या होंगे? ऑर्गेनिक्स में होंगे प्लाज्मा की प्रोटीन्स और इनऑर्गेनिक्स में होंगे जैसे कि आयंस जो होते हैं, जैसे कि पोटाशियम आ गया, सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं। तो ऑर्गेनिक्स में क्या क्या आएंगी? आपकी प्लाज्मा प्रोटीन आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इज एन एल्ब्यूमिन। फर्स्ट कौन सी है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। ये प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड लीवर में ही होती है। इसका काम यही होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इज द ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन भी 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे यहाँ दिख रहे होंगे आपको, अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ये तीनों ये जो है सारी क्या है? एंटीबॉडीज़ हैं। ये ग्लोब्यूलिन्स जो है वो लिवर में ही प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी? अल्फा और बीटा लिवर में प्रोड्यूस होंगी और गामा जो होगी वो ये लिम्फोइड में होगी। नेक्स्ट वन इज ग्लोब्यूलिन का मेन फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज द फिब्रोजन। ये 3rd नंबर की प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट इज द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन की सबसे बड़ी प्रोटीन है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को क्लॉट करना। जिसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लॉट करना, यानी कि खून का थक्का जमाना। चलिए अब हमने डिस्कस कर लिया प्लाज्मा। अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्पसल्स को, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट है, सबसे पहले आएगा आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स। अब आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज आरबीसीज जो है उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्पॉन्जी स्केलेटन की तरह होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रोमेटिन नामक एक चीज़ होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है। अब हम यानी कि जो मैमल्स हैं उनके आरबीसी जो वह नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये बाई कन्वेक्स शेप में होता है आरबीसी। हम में यानी कि ह्यूमंस में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, बट न्यूक्लियस जब बर्थ के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मैच्योरिटी के साथ साथ वो न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। बट इन केस ऑफ कैमल के केस में ऐसा क्या होता है? कैमल के केस में उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियस बाइकन्वेक्स शेप में होता है और हम में कौन सा होता है? बाइकनकेव शेप। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। स्पेलिंग आपको यहाँ दिख नहीं रही होगी, तो इसकी स्पेलिंग है
DONNAS, डोनेंस मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है। हर एक आरबीसीज में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में 5% आयरन प्रेजेंट होता है और 95% उसमें प्रोटीन पार्ट होता है। चलिए, अब ये इम्पोर्टेंट है, आपने एक स्टार मार्क कर लेना है कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज़ का होता है। आरबीसीज फॉर्म जो होते हैं वो यहाँ बने ही, आपको बोन मैरो दिख रही हो कि बोन है, तो आरबीसीज यहाँ बने हुए हैं, बोन मैरो में बने हुए हैं, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। हमें में तो ये बोन मैरो में ही होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये जो है ब्लड, लीवर और स्प्लीन में बने होते हैं। हमें जो आरबीसी कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में इन एडल्ट। और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब फीटस जब होगा तो उसमें भी तो ब्लड बन रहा होगा, तो फीटस में ब्लड कहाँ बन रहा होगा, लीवर या स्प्लीन में, इन दोनों में से बन रहा होता है। नेक्स्ट इज, जब इसको आपने इम्पॉर्टेंट मार्कआउट कर लेना है, मैंने 2 स्टार बना दिए हैं। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब आरबीसी अपनी शेप को चेंज कर लेता है तब उसे बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, और जब उसका साइज में बदलाव आता है उसे बोलते हैं एनाइजोसाइटोसिस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोमेन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, डोमेन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन क्लोरीन बाइकार्बोनेट्स के लिए परमिएबल होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए, अब इसमें बोला गया है कि जब किसी ह्यूमन को, किसी को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या होता है, तब आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, जिसे हम मैक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम हो जाता है, आयरन का नंबर कम हो जाता है और क्या हो जाता है, माइक्रोसाइटोसिस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, हम बोलते हैं कि इसको एनीमिया हो गया, किसी इंडिविजुअल को हम बोलते हैं जैसे कि इसको एनीमिया हो गया। तो एनीमिया का मतलब है कि ब्लड का लॉस होना। अब एनीमिया भी 3 टाइप्स का होता है, मैक्रोसाइस्टिक, माइक्रोसाइटिक एंड दी नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है और माइक्रो में आरबीसी का साइज कम हो जाता है। और इसमें नॉर्मेटोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि एक्सीडेंट के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ह्यूज ब्लड लॉस जो होता है, उसे हम नॉर्मोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लीजिए। चलिए, तब हम बढ़ेंगे ब्लड काउंट की तरफ। जैसे हम अपने वेट को किसी यूनिट्स में मेज़र करते हैं, जैसे वेट को केजी में मेज़र किया जाता है, उसी तरह ब्लड को भी यूनिट्स में मेज़र करना पड़ता है। तो ब्लड को मेज़र किया जाता है मिलियंस पर mm³ ऑफ द ब्लड में। और क्या है नेक्स्ट, अब मेल में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट होता है, और फीमेल में 4.5, न्यूली बॉर्न में 6.8, और द रैबिट में सबसे ज़्यादा रैबिट में होता है। तो मेन ये है कि पिछली बारी आपको प्रीवियस ईयर में देखा था कि मेल का आपको ब्लड काउंट पूछा था। नेक्स्ट वन इज़, जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो उसे बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपिनिया, उसे बोला जाता है यहाँ लिख देती हूँ साइटोपिनिया। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ये लिखा भी था मैंने एरिथ्रोसाइटोपिनिया, यहाँ अब दिख रहा होगा एरिथ्रोसाइटोपिनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जब आपके आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा तब उसे बोला जाएगा पॉलीसाइथीमिया। ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने रेड में जो लिखा होगा चैप्टर में, वो हर एक चीज़ होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, और जो मैंने हाईलाइट किया है वो भी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज़ अब नेक्स्ट ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस भी बोला जाता है। अब ये जो है
WBCs कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। टोटल WBC का नंबर 6000 से लेकर 8000 पर मिलियन पर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। अब जो आपकी ये WBCs हैं ये डायापेडेसिस, ये मैंने लिखा है, ये परफॉर्म करता। अब ये होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, एक ब्लड ये आपकी क्या है, वेसल है, ठीक है, या इसमें जो है वो बेसिकली ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो, ये रेड कलर का क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा कि ये क्या है, इसमें WBCs है। कौन से WBCs के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक किया इसने, और ये कहाँ गया, बाहर आ गया, और ये कहाँ गया, बाहर आ गया। अब किसी को, अब ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या फिर किसी को इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आ गया बॉडी के अंदर, तब ये जो आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ब्लू कलर का, इसे बोलेंगे हम न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि ये हमें वायरस बैक्टीरिया से बचाते हैं। कैसे, न्यूट्रोफिल्स ब्लड में है। जब उसे पता चला कि बैक्टीरिया या फिर वायरस बॉडी के अंदर आ चुका है, तब इस न्यूट्रोफिल जो है वो WBC का ही पार्ट है। तो इस न्यूट्रोफिल्स ने इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके कहाँ पहुँच गया है, ये बाहर पहुँच गया है। बाहर पहुँचने के बाद अब ये जो है न्यूट्रोफिल, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसे पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेगा और इसे खा लेगा अपने अंदर और हमें बचा लेगा, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचा लेगा। दैट इज नोन एज डायापेडेसिस। नेक्स्ट इज द एबनॉर्मल राइज इन दी, ये इम्पोर्टेंट है। ये ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होता है। ल्यूकेमिया, जब WBC का नंबर एकदम से बढ़ जाए उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा है वो ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट WBC की फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। जहाँ भी पोइसिस आ जाए इसका मतलब है फॉर्मेशन, और साइटोपिनिया आए इसका मतलब है कि उसका नंबर कम हो जाना। और जब WBC का नंबर कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिन। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में ये आ चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं WBCs। जैसे मैंने बोला WBCs जो तो 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट। अब ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहले इओसिनोफिल्स देखते हैं। इओसिनोफिल्स का बेसिकली इनका फंक्शन ये रहता है कि एलर्जिक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी को प्रिवेंट करना है। बेसिकली इसका ये जो है कि ये इओसिनोफिल है, इसके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस रहता है, इसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है वो हेपरिन्स, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं। तो हेपरिन्स क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब है कि ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करवाती है, कि ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देती है हेपरिन। नेक्स्ट वन इज हिस्टामिन। हिस्टामिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सेरोटोनिन एक गुड फीलिंग हार्मोन है। ये इंपॉर्टेंट है, हेपरिन वगैरह ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का बेसिकली फंक्शन यही रहता है कि बैक्टीरिया वायरस को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए उसे किल करना। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड रहता है, और बेसोफिल्स का जो है वो इसका मतलब सिंगल लोब होता है ये। चलिए अब हम बढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइट में। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसाइट्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोनोसाइट्स एंड देन द लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस का ही इनका फंक्शन रहता है, बैक्टीरिया वायरस माइक्रोब्स को एनगल्फ करने का ही इनका फंक्शन रहता है। नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का बेसिकली फंक्शन रहता है कि इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाना, और T और B सेल्स को फॉर्म करता है। ये T सेल्स होते हैं हेल्पर सेल्स बोलते हैं, और ये किल और रिपेयर्स भी करते हैं सेल्स को। किल किसे करेंगे, किल करेंगे माइक्रोब्स को, और हेल्प करेंगे या फिर रिपेयर करेंगे सेल को। नेक्स्ट वन इज, और बी सेल का फंक्शन रहता है कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। बी सेल क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमने डिस्कस कर लिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट, दैट इज़ द प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स में बोला जाता है। प्लेटलेट्स बेसिकली स्फेरिकल शेप्ड की रहती हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बोन बैरो में एक सेल होता है, एक लार्जर सेल होता है जिसे हम बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। यहाँ लिखा पर यहाँ दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसे क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइटिस। मेगा कैरियोसाइट्स क्या करता है, मेगा कैरियोसाइट क्या करेगा, ये बोन मैरो में सेल होता है और ये सेल क्या प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसी के अंडर कि प्लेटलेट्स बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करती हैं। हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये मैंने हाईलाइट किया था तो वो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है। प्लेटलेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्लेटलेट्स बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करती है और इनका फंक्शन रहता है, यहाँ लिखा हुआ है, इनका फंक्शन क्या रहता है, ब्लड को क्लॉट करने में। इनका फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। चलिए तो ब्लड क्लॉटिंग से ही नेक्स्ट शुरू है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ। बेसिकली जो ब्लड क्लॉट का टाइमिंग होता है वो 2 to 8 मिनट रहता है और ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट रहता है। बेसिकली जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है तब क्या होता है, उस इंजरी से, उस घाव से क्या ब्लड निकलता है और निकलने के बाद ब्लड थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, मतलब कि ब्लड बहना रुक जाता है, उसे ही हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। चलिए बेसिकली क्लॉट जो है वो 2 टाइप्स का रहता है। तो पहला थ्रोम्बस और दूसरा एम्बोलिस। थ्रोम्बस जो है वो एक स्टैटिक क्लॉट रहता है, थ्रोम्बस एक स्टैटिक क्लॉट है और एम्बोलिस मूविंग क्लॉट है। तो ये स्टैटिक और मूविंग क्लॉट है क्या, ये क्या आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। और चलिए ब्लड क्लॉट नेक किसी अलग कलर से बनाते हैं और ये क्या है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर क्या हुआ, एक ब्लड का क्लॉट बन गया। इसे मान लीजिए क्या है, ब्लड का थक्का जम गया आपके वेसल के अंदर। अब वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है। अब ब्लड क्लॉट के होने की वजह से आपका क्या है, ये मान लीजिए ब्लू कलर का ब्लड है, तो ये जो ब्लड है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और यानी कि आगे ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। दैट इज़ नोन एज एन स्टैटिक क्लॉट, मतलब एक जगह ये जो आपका खून का थक्का है वो बैठ गया है। दैट इज़ नोन एज द थ्रोम्बस। एंड एम्बोलिस ये मूविंग क्लॉट है, मतलब कहीं भी चला जाएगा, किसी भी हमारे बॉडी पार्ट में चला जाता है, ये मतलब रुकता नहीं है, ये कहीं भी जाके जैसे आपको थाई से हार्ट में पहुंच जाएगा क्लॉट, तो ये एम्बोलिस जो है ये मूविंग क्लॉट रहता है। चलिए हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉट कैसा होता है, कैसा नहीं मतलब कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉट। बेसिकली ये मैकेनिज्म मैकफ्रे एंड हिज को वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया है। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे मैंने बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज़ करता है, ऊपर अभी बताया प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले ये आपका फुट है, दिस इज़ फुट। तो आपको फुट में कहीं इंजरी होगी, ये आपको इंजरी होगी। अब ये क्या ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड से प्लेटलेट्स आई और उन प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज़ कर दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन उन्होंने रिलीज़ कर दिया और वो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज़ आउट किया गया। यहाँ पे आप इससे समझेंगे, मैंने शॉर्ट नोट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हुआ क्या, इंजरी हुई और इंजरी के कारण प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ किया और कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज़ होगी। अब क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन, ये कहाँ पे है, ये आपके ब्लड में ही है, मतलब प्लाज्मा में ही है। प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था तो एक्टिव कैसे हुआ? प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोकाइनेस ने एक्ट किया। जो थ्रोम्बोकाइनेस है इसने प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करके उसे एक्टिव बना दिया इनटू द थ्रोम्बिन। अब फिब्रोजन क्या है? अभी पढ़ा था हमने पीछे कि प्लाज्मा में फिब्रोजन नामक एक प्रोटीन थी, एक सोल्यूबल प्रोटीन होती है। ये इसके ऊपर थ्रोम्बिन ने, इसके ऊपर किसने एक्ट किया? इसके ऊपर एक्ट किया थ्रोम्बिन ने इसके ऊपर एक्ट किया और उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फिब्रोजन जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गई है फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एन थ्रोम्बिन। तो इसने फिब्रिन्स ने एक नेटवर्क ऐसे फॉर्म कर लिया, ऐसे नेट की फॉर्म में ऐसे फॉर्म कर लिया, मतलब रेशे की फॉर्म में इसने फॉर्म कर लिया है। फिर यहाँ पे क्या ब्लड, अब ब्लड आ रहा है, इंजरी हुई थी, ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा, थक्का बन जाएगा, क्योंकि फिब्रोजिन प्रोटीन आई, इसने क्या किया? इस प्रोटीन ने ब्लड को क्लॉट कर दिया। तो ये ईजीएस्ट मैकेनिज्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। ये सभी यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था इसका, ये मैंने इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली डिस्कवर्ड की थी लैंडस्टीनर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ही आता है कि हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय द यहाँ दिख नहीं रहा है, लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुपिंग इज डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर। तो बेसिकली अब ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ये क्या हैं? ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ। तो अब ब्लड ग्रुप है तो ये क्या है? ये एंटीजेंस ऑन दी आरबीसीज। अब आरबीसी तो ब्लड है ना, तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर वही एंटीजन रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर क्या लगी होगी? एंटीजन ए होगी। अगर बी है तो बी, और ए बी है तो ए, और ये ओके कोई भी नहीं। नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है उसके अगेंस्ट। यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसके अपोजिट यानी कि एंटी बी के बनेंगी। अगर बी है तो एंटी ए के, और अगर ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटी और ए बी की एंटीबॉडीज़ बनती है। तो चलिए अब ये इम्पोर्टेंट है, अपने ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी, और यूनिवर्सल डोनर ओ। ये इम्पोर्टेंट है, आपने स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं, आर एच फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। आर एच फैक्टर है क्या? अब ये जो आर एच फैक्टर है ये लैंडस्टीनर एंड वेनियर ने डिस्कवर किया था रेसिस मंकी में। बेसिकली आर एच जो है ये रेसिस मंकी से ही ये नाम लिया गया है, आर एच यानी कि आर एच फैक्टर। आर एच क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अभी आपको आरबीसी दिख रहा होगा, ये आरबीसी है। अब इस आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर किसी के ब्लड ग्रुप में यहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। जैसे यहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। यानी कि इस ब्लड ग्रुप के पास क्या एंटीजन होगा? ए एंटीजन, और आर एच भी प्रेजेंट है तो कैसा ब्लड ग्रुप हुआ? ये ए प्लस बी, सॉरी ए और आर एच फैक्टर भी तो ए प्लस। अगर ये क्या है? अभी दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? ब्लड है, आरबीसी। अब इसके ऊपर एंटीजन लगी है बी एंटीजन। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एंटीजन है बी, लिखा नहीं जा रहा है पर यहाँ ये है एंटीजन बी, एंटीजन इसके बी प्रेजेंट है और इसके ऊपर जो है वो आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? नेगेटिव पे। अगर इसके ऊपर बी ब्लड ग्रुप है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी नेगेटिव। चलिए ये कंसेप्ट था आर एच फैक्टर का। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ।
अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस्टिस, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो ये शो करता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका मतलब फादर जो है वो है RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है, मतलब इसमें RH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है। इन दोनों का ऑफस्प्रिंग हुआ, मतलब बेबी हुआ, और वो जो फर्स्ट बेबी था वो RH पॉजिटिव हुआ और वो सेफ हुआ। बट सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब जो मदर है वो RH नेगेटिव है, फादर जो RH पॉजिटिव है, तो बेबी जो है वो कैसा हो रहा है? RH पॉजिटिव। अब मदर के अंदर ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और बेबी का है पॉजिटिव, तो वो जो मदर के अंदर जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग पड़ेंगी और वो एंटीबॉडीज़ फीटस को हार्म करेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी, मतलब वो उसकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं होगी, यानी कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, सर्कुलेशन। बेसिकली सर्कुलेशन 2 टाइप्स की होती हैं, सबको पता है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड वो होती है जहाँ ब्लड हार्ट से पंप होके एक क्लोज से नेटवर्क में गया या फिर ब्लड वेसल्स में जब जाता है, यानी हार्ट से ब्लड आया और वो एक क्लोज ब्लड वेसल्स में चला गया। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ लार्ज बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, इनटू द लास्ट स्पेसेस ऑफ द बॉडी कैविटीज कॉल्ड द ब्लड साइनसेस में जाता है। चलिए अब आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्लोज्ड और ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड के क्या एग्जाम्पल है और ओपन के एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, और क्लोज्ड के एनालिड्स, कॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, लीचेस वगैरह एनालिड्स में आती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ओके, फिशेस में कौन सा सर्कुलेशन? एम्फीबियन, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल्स एंड मैमल्स। अब फिशेस में हार्ट के 2 चैम्बर रहते हैं, एम्फीबियंस में 3, रेप्टाइल्स में 3, क्रोकोडाइल्स और मैमल्स में 4। बट इसमें एट्रिया जो है वो 1 रहते हैं और वेंट्रिकल भी 1, और एम्फीबियंस में एट्रिया 2 होते हैं और वेंट्रिकल्स 1। रेप्टाइल्स में भी दो एट्रियम और 1 वेंट्रिकल्स। बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स और मैमल्स में 2 एट्रियम और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं। जब 4 चैम्बर्ड होंगे तो वो होगी डबल सर्कुलेशन, और जो रेप्टाइल्स है उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, और एम्फीबियंस में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, बट सिंगल रेस्पिरेशन ओनली इन दी फिशेस। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये आपने मार्क करके रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्लड। अब हम सर्कुलेशन देखेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं सिंगल सर्कुलेशन बेसिकली फिशेस में होती है। इंपॉर्टेंट कहाँ होती है सिंगल सर्कुलेशन? फिशेस में होती है। ये जो भी मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं ये जो है पॉइंट्स प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट सबसे पहले क्या होता है, हार्ट से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो गिल्स में पहुंचा, गिल्स के बाद गिल्स से वह प्योरीफाई हो गया और वो ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद वहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर हार्ट में गया और फर्दर वही सेम प्रोसेस स्टार्ट होता गया। इसे बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, मतलब एक ही सर्कुलेशन हो रही है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या है, इसमें 2 सर्किट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं और एक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ के राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। अब यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, बट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, सिंगल ही आता है। तो वेंट्रिकल्स में इन दोनों का ब्लड मिक्स्ड हो जाता है, जिसके कारण ये इनकम्प्लीट हो जाता है। इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल देंगे। बेसिकली इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होती है। अब ये सबसे मेन है डबल सर्कुलेशन किस में होती है, बर्ड्स और मैमल्स में। सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो ब्लड कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी टिश्यूज़ में गया, सेल्स तक पहुँचा और फिर वहाँ सेल्स से क्या हुआ,
सेल से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आया। डीऑक्सीनेटेड मतलब उसमें क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, वो राइट एट्रियम में जाएगा पहले, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से लंग्स में चला जाएगा फॉर द प्योरीफिकेशन। यानी जब हम सांस लेंगे तब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की लेस होगी, तो क्या होगा, हाइट से लोअर की तरफ जाता है डिफ्यूज़र में। तो कार्बन की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा और अगेन क्या होगा, लंग में प्यूरिफाई हो जाए में ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फर्दर सेम प्रोसेस विल स्टार्ट। नेक्स्ट इज़ हार्ट। हार्ट बेसिकली मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। हार्ट इज़ मीजोडर्मल ओरिजिन, मार्क कर लीजिए। ये थोरेसिक कैविटी के पास ही लाई करता है और ये स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बेंट रहता है। बेसिकली हार्ट जो है डबल लेयर पेरिकार्डियम, इंपॉर्टेंट, पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है और पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होती है उसे पेरिकार्डिनल स्पेस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसकी लेयर्स हैं। आउटर लेयर एपिकार्डियम, मिडल वाली को मायोकार्डियम, इनर को एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, मायोकार्डियम में कार्डिक मसल्स होती हैं और एंडोकार्डियम में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो। तो पाथ ऑफ ब्लड फ्लो का हम डिस्कस करेंगे डायग्राम से। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये रहा पाथ ऑफ ब्लड फ्लो। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो करता है और कैसे वो प्योरीफाई होता है, कैसे वो उसमें डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी रहेगी। चलिए तो ले लेते हैं कलर ब्लू। तो सबसे पहले हुआ क्या, बॉडी से टिश्यू से ब्लड, कैसा ब्लड आ रहा है, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया और ये ब्लड कहाँ जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया और ये ब्लड कहाँ पहुँच गया, राइट एट्रियम में पहुँच गया। ये ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हार्ट में प्रेजेंट हुई, ये इनके द्वारा ये ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच गया। अब ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच गया यानी कि ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ अंदर आ गया। यहाँ पे ब्लड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा ब्लड, बहुत ज़्यादा, यहाँ क्या हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया। अब ब्लड यहाँ पे भर गया तो भरने के बाद अब इसको नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है पिंक कलर से बनाती हूँ, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ये ब्लड, एक मिनट, और ये ब्लड, इसको ब्लू कर लिए, और ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल्स में भी ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो अब यहाँ पे वाल्व्स इसलिए लगे होते हैं ताकि ये वाल्व्स ऐसे हैं कि खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पे आ गया ब्लड, पीछे को भी तो जा सकता है अगर ये वाल्व खुले रह गए तो ऐसे नहीं होता, ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता है, यानी कि ब्लड वापस से वो राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये है सेमील्यूनर वाल्व, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये है सेमील्यूनर वाल्व। तो अब ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन होगा और ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, कहाँ जा रहा है, लंग्स में, यहाँ पहुँच गया। अब लंग्स में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो है वेन्स हैं, दिस आर नोन एज वेन्स। अब इन पल्मोनरी वेन्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया है तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट था, कौन सा, ये है बाइकस्पिड वाल्व। अब ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब ब्लड वेंट्रिकल्स में आने के बाद इसकी यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण अब ये सेमील्यूनर वाल्व फिर से ये दैट जो भी पीछे हमने बताया था,
ये सेमिल्यूनर वाल्व ये क्या करेगा, ये खुलेगा और ब्लड चला जाएगा इनटू द ब्लड जाएगा आर्टरी से होके बॉडी में। तो बेसिकली होता क्या है कि हार्ट में आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और वेन्स जो है, और कौन सी ये, और ये जो वेन्स हैं ये वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड लेके आते हैं और आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं, मतलब हार्ट में तो वेन्स लेके आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड, पर बॉडी के केस में ऐसा नहीं हो रहा। बॉडी के केस मतलब जो ब्लड जा रहा है वो उसके बॉडी के केस में क्या होता है कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, कौन पहुंचाता है सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, वो है हमारी आर्टरीज। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। चलिए, अब हमने इसके बारे में यहाँ लिखा भी था कि सबसे पहले क्या होगा, या आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरे डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी चलो आपके लिए करती हूँ। सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से, देन ब्लड पहुंच गया राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ब्लड की, वाल्व्स ओपन हुए और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगी ब्लड की, फिर सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग में पहुंच जाए। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन सेमिल्यूनर वाल्व जो होंगे ओपन होंगे, और जो ब्लड जो है वो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होंगे और ब्लड जो है वो आयोटास के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है अब हार्ट की साउंड। बेसिकली हार्ट की 2 साउंड्स रहती हैं, ब्लड, लब और डब। यहाँ पे मैंने सेम ही एक्सप्लेन किया है, ये भी सेम ही है। अब पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट की साउंड। फर्स्ट साउंड है लब और सेकंड है डब। बेसिकली लब साउंड तब कब जनरेट होती है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं, तब लब साउंड जनरेट होती है। और डब साउंड कब जनरेट होती है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे और सेमिल्यूनर वाल्व बंद होंगे, तब डब साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स के बारे में अब पढ़ लेते हैं कि ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 हैं, एक है आर्टरी, वेन्स एंड द कैपिलरीज। बेसिकली आर्टरीज ये होती हैं। आर्टरीज ऐसी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ये है आपकी आर्टरी। आर्टरीज बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि ब्लड जो है इसमें प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। पर इसमें जो ब्लड का अमाउंट है वो लेस रहता है, कम होता है इसमें। नेक्स्ट इज वेन्स। अब वेन्स क्या करेंगी, ये ब्लड को लेके कैरी ब्लड टू द हार्ट। ये वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट तक पहुंच जाती हैं। इसकी वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड स्लो फ्लो करता है, ब्लड इसमें स्लो फ्लो करता है। अब ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है तो उसमें जो ब्लड का बैक फ्लो, मतलब ब्लड पीछे भी आ जाता है, इसीलिए वेन्स में वेनस वाल्व प्रेजेंट होते हैं, बट आर्टरीज में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। वॉल्व्स किस में प्रेजेंट होते हैं, वेनस वाल्व प्रेजेंट इन दी वेन्स। नेक्स्ट इज है कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं बहुत ज़्यादा थिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, इनकी थिकनेस जो होता है वेन से भी कम रहती हैं। इसमें ब्लड की वॉल्यूम बहुत ही कम रहती हैं और बेसिकली कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड हमारे सेल्स टिश्यू तक पहुंचता है। चलिए, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहता है 120 से लेकर 80 mm ऑफ एन HG। जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 वाला उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है और डायसिस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन की वजह से। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर रहता है अगर जिसका 140 से ज़्यादा हो, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब हम जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये क्या ब्लड प्रेशर आपको पता होता है क्या? ब्लड प्रेशर यानी जब आर्टरीज में, इन आर्टरीज में ब्लड मतलब प्रेशर के साथ जब वॉल्स के साथ टकराता है उसे बोलेंगे ब्लड का प्रेशर। अब
ब्लड प्रेशर को हम स्फैगोमैनोमीटर के साथ मेज़र करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और हार्ट बीट को किस चीज़ से सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से। ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। अगर आपको इस डायग्राम से अगेन कोई इशू होगा यानी कोई पॉइंट समझ नहीं आए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कार्डिक डिसऑर्डर्स। अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। क्या क्या डिसऑर्डर्स रहते हैं? पहला है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बेसिकली जब ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल जैसे मैंने आपको बता दिया जो रहता है 120 से लेकर 180। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो प्रेशर रहता है 187 सिस्टोलिक रहता है आपका 110 और ब्लड प्रेशर और जो आपका डायसिस्टोलिक है वो और कम हो जाता है, वो होता है 70। तो इसके सिम्टम्स हैं कि आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, वेंट्रिकुलर पंपिंग कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा माने ब्लड का लॉस हो जाएगा और वेल्व्स में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेरिकोसिस वेन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी को पता होना चाहिए वेरिकोसिस वेन्स होती क्या है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा समय तक खड़े होके या फिर टांग खड़े होकर कोई काम करते हैं तभी आपको डिजीज़ हो जाती है। कैसे कि अब ये बेसिकली लेग्स में होती हैं। अब ज़्यादा देर तक अगर कोई ह्यूमन खड़े होके काम करता है तब क्या होता है कि वेन्स हैं। अब ये क्या है? वेन्स हैं। लेग्स में भी वेन्स है, पूरी बॉडी में होंगे वेन्स। अब ये वेन्स हैं और ये इस वेन्स में होता क्या है कि यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जब ब्लड आए, ये आप मान लीजिए ग्रीन कलर का, चलो ग्रीन का ही बना देते हैं पर होता रेड का है। अब जब ये ब्लड आए और ऊपर ब्लड फ्लो करे, जब ये ब्लड फ्लो करे तब ये जो आपके येलो कलर की हैं वाल्व्स ये ओपन करते हैं और फिर ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ पहुँच जाता है। तो ये वाल्व जो है अगेन क्लोज हो जाते हैं। क्लोज इसलिए होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, कि अगेन ब्लड यहाँ से कहाँ यहाँ ना पहुँच जाए, अगेन ब्लड यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लड चले। यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से यहाँ चला जाए आगे, मतलब उसका प्रिवेंट बैक फ्लो नहीं। तो वेरिकोसिस वेन्स में क्या होता है कि ये जो वेल्व्स हैं, ये जो आपके ब्लू कलर मैंने येलो कलर के वेल्व्स बनाए हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, यानी कि ये अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर पाते, ओपन और क्लोज अच्छे से नहीं कर पाते। उसे हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। नेक्स्ट इज आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की होती है। बेसिकली जब कोलेस्ट्रॉल फैट्स की डिपोजिशन वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर हो जाती है, उसे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और आर्थेरियोस्क्लेरोसिस जब आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है कैल्शियम सोल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जब आर्टरीज हार्ड हो जाते हैं उसे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट बेसिकली जब आपका हार्ट एकदम काम करना स्टॉप कर देता है उसे हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है, जब आपकी हार्ट मसल अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती हैं तो उस टाइम पे मसल्स काम नहीं कर पाएंगे तो ब्लड की भी सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, उसके कारण ह्यूमन को हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट की ब्लॉकेज किसी भी कारण हो सकते हैं, या फिर हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है जैसे कि आर्टरीज में ब्लड क्लॉट हो रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, उससे भी हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। अब ये कुछ जैसे मैंने एक ये बनाया हुआ है, फ्लो बनाया हुआ है कि कैसे इम्पल्स जाती है। दिस इज़ इम्पल्स पाथवे कि हार्ट में कैसे इम्पल्स जाती है। इम्पल्स पाथवे है, इम्पल्स पाथवे। सबसे पहले होता है क्या है, ये है आपका पेसमेकर से इम्पल्स आई और कहाँ गई? इंटरनोडल पाथवे में। ये इंटरनोडल पाथवे से इम्पल्स आई और कहाँ गई? पेस सेक्टर तक। पेस सेक्टर को एवी नोड भी बोलते हैं। अब ये इम्पल्स आई और बंडल ऑफ हीस तक गई, बंडल ऑफ हीस से फर्दर कहाँ जाएगी? पुरकिंजे फाइबर्स तक जाएगी, और ये इम्पल्स 14 पर मिनट रहती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको
सेम टॉपिक्स सेम, यानी कि आपको जीके, केमिस्ट्री या साइकोलॉजी सेक्शन के भी ऐसे टॉपिक्स चाहिए या नहीं, और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई इशू है या फिर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है।